स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रंजन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जैसे जब तक। तो मैं फ़िलहाल अभी पावर ग्रिड में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले टाटा स्टील में जॉब करता था। आज मैं एक ऐसे लड़के का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफ़ी मेहनती भी हैं। वो अपने एकेडमिक में भी काफ़ी टॉपर रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने पहला एग्ज़ाम टाटा स्टील का निकाला उसमें भी अच्छे से सिलेक्ट हो गए थे और उसी टाइम में मल्टीपल एग्ज़ाम भी निकाले थे। उसके बाद उनको लगा कि कुछ नया करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए। 100 साल बाद उन्होंने फिर से अपना तैयारी स्टार्ट किया और टाटा स्टील छोड़ दिया। उसके बाद उनका सिलेक्शन पावर ग्रिड में हुआ। पावर ग्रिड के बाद उनका सिलेक्शन एसएससी जेई में MES में जेई के पोस्ट पे हुआ है। तो आइए सबसे पहले उनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। Hi everyone. First, thank you Ji Sajitak for giving me this opportunity to share my experiences to everyone. So, brief introduction about myself. My name is Jeevanand Kumar. Now I am working in military engineer service as junior engineer. After completing my engineering, I got selection in many organizations, but I would like to work in India's largest steel making company, Tata Steel Limited. And after completing my 6th year, I got selected in many PSU. So I worked in Power Grid Limited, India's largest transmission utilities under Ministry of Power. While working in Power Grid, I got selection in SSC JE 2024 examination and secured 181 rank. So I am here now. I would like to start the session now. Thank you. तो देवानंद जी बताइएगा कि आपने अभी तक कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा स्टील लिमिटेड, उषा मार्टिन और L&T को क्वालिफाई किया और टाटा स्टील में काम करते हुए मैंने PSU, IREL और पावर ग्रिड को क्वालिफाई किया। और जब मैं पावर ग्रिड में काम कर रहा था 2024 में मैंने SSC JE को क्वालिफाई किया। तो देवानंद जी आपका अगला सवाल ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कमज़ोरी बताते हैं और हार मान जाते हैं। तो आपने अपना फाइनेंशियल कंडीशन कैसे टैकल किया था और फाइनेंशियल कंडीशन का क्या रोल होता है स्टडी के समय में। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता हूं, तो जैसा कि सभी को फेस करना पड़ता है वो चैलेंज है फाइनेंशियल कंडीशन। तो मैंने भी फेस किया, परंतु ऑनलाइन स्टडीज़ का ज़्यादा यूज करते हुए हमने पढ़ाई किया, इसीलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुआ। तो देवानंद जी अगला सवाल ये है कि बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जो कॉलेज में मिलता था पढ़ाई के लिए। तो सेल्फ स्टडी के दरमियान वो अपना फिर से कैसे एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। स्टडी इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के लाइफ में फेस करना पड़ता है, परंतु मेरा मानना है कि डेडिकेशन, डायरेक्शन और डिसिप्लिन यदि लाइफ में हो तो आप अपने आप को स्टडी के डायरेक्शन में अच्छे से रख सकते हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं। तो आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ टॉपर का ही सिलेक्शन होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैं 10th में अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में अपना जगह सिक्योर किया था। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग में भी टॉप 10 में झारखंड में रैंक रहा करता था, परंतु कम्पिटिटिव एग्जाम में यह ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर ही हों। आपका एक अच्छी माइंडसेट और यदि आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो देवानंद जी आपने अभी तक जितना भी तैयारी किया उसके हिसाब से कंपटीशन का मूल मंत्र क्या हो सकता है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है बेस्ट वे में स्टडी करना, रिवीजन करना एंड प्रैक्टिस करना। एंड रिवीजन के लिए आपको एक अच्छा नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो देवानंद जी बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई के दरमियान। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे। यह स्वाभाविक है कि डिस्ट्रैक्शन सभी के लाइफ में समय समय पर आते रहते हैं, परंतु स्टडी के लिए टाइम फिक्स रखना चाहिए ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा दूर रह के स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम दे सकें। मैंने भी डिस्ट्रैक्शन के लिए अपना डिसिप्लिन एवं टाइम टेबल फिक्स रखा है ताकि सोशल मीडिया और अन्य प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा दूर रहें। तो देवानंद जी आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत बार क्या होता है ना कि अच्छा खासा पढ़ने वाला लोग कंपटीशन में फेल हो जाता है। तो आखिर वो फंडामेंटल थिंग्स क्या है जिसे हमें अपनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है कि वह कौन सा फंडामेंटल थिंग्स है जिसे आज स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि देखा जाए तो बहुत सारे क्वालिफाइड और अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में
बहुत सी परेशानियां आती है और क्वालिफाई नहीं कर भी पाते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल और कॉलेज के भारतीय सिलेबस के आधार पर ली गई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक स्पेशलाइज परीक्षा है, जिसमें सर्वप्रथम आपको परीक्षा का फ्रेमवर्क जानना होगा, उसका स्ट्रक्चर जानना होगा, जिससे आप अपना मेंटल स्ट्रक्चर रेडी होगा कि किस प्रकार इसकी तैयारी करनी होगी। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रक्चर जानने के बाद आपको इसके लिए इस वे में स्टडी करना पड़ेगा जिससे आप इसके डेप्थ को समझ सकें, इसके फंडामेंटल को समझ सकें और अच्छी नोट्स बनाएं और उसको समय समय पर रिवीजन करते रहें। साथ में मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस देने के बाद आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स के पास इंडोरेंस एंड रेजिलियंस तो है, परंतु कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंटेलिजेंस और टॉपर लोगों को लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह जनरल इंटेलिजेंस जिसमें अधिक होगी वही कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस हो पाते हैं। तो देवानंद जी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि दिन में पढ़ना सही है या रात में पढ़ना सही है, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, लोग दिन में पढ़ें या रात में? स्टूडेंट के मन में यह हमेशा डाउट बना रहता है कि अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग या नाइट आप कभी भी पढ़ें, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन जो अर्ली बर्ड वाले लोग हैं वो सुबह ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि सुबह रिफ्रेश्ड होता है, नेचुरल लाइट मिलता है एवं शांति रहता है। जबकि जो रात तक जगते हैं वो रात को भी पढ़ सकते हैं, परंतु आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपना स्टडी टाइम फिक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें। तो देवानंद जी, आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करते करते बिखर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारा पढ़ाई खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम लोग कैसे समराइज करें, कैसे अपने माइंड में इकट्ठा रखें? खुद को एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट टू साइंटिफिक वे है जिसे अपनाना चाहिए, वो है SWOT एनालिसिस एंड YY एनालिसिस। कि यदि हम किसी परीक्षा को दे के आते हैं या किसी भी मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हमें यह देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर दैट YY एनालिसिस मीन्स ये क्यों हुआ, हमारे साथ ये गलतियाँ क्यों हुई, ये क्वेश्चन सही क्यों नहीं हुआ। तो यदि आप YY एनालिसिस करते हैं तब अपना वीकनेस को इम्प्रूव करके स्ट्रेंथ के रूप में लेके जाते हैं, और यदि आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप मैक्सिमम रिजल्ट का अचीवमेंट करते हैं। तो देवानंद जी, आपकी सफलता का राज क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम निकाला है तो जरूर कुछ ना कुछ पैटर्न अपनाया होगा, तो आपका सीक्रेट क्या है? माई सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फर्स्ट वन, अपने रिसोर्सेस को फिक्स रखना और बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना। सेकेंड वन इज नोट्स को कंपाइलेशन इस प्रकार करना कि वो शॉर्ट नोट्स में हो। और थर्ड वन इज ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। और फोर वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो देवानंद जी, SSC JEE के एग्जाम को निकालने के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या अप्रोच होना चाहिए, रिसोर्सेज में क्या क्या हमको लेना चाहिए, इसके बारे में बताइए। SSC JEE की प्रिपरेशन में जीके के लिए लूसेंट और अरिहंत का बुक काफ़ी है। उसके साथ करंट अफेयर्स के लिए 6 मंथली या ईयरली बुक को रखना चाहिए। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल काफ़ी है और इलेक्ट्रिकल के लिए VK मेहता, JB गुप्ता और BL थरीजा का बुक का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिट है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस के लिए यूथ पब्लिकेशन के दोनों वॉल्यूम का यूज करें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि शॉर्ट नोट में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो एक बेहतर शॉर्ट नोट बना पाएँ? तो सबसे अच्छा शॉर्ट नोट्स इस प्रकार बनाएं कि यदि कोई चैप्टर 10 पेज का हो तो वो 1 पेज में नोट्स के रूप में बन जाए। तो इसके लिए ग्राफ, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, फिशबोन डायग्राम आदि का आप अपने नोट्स में शामिल करें ताकि यह कंटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे, इजीली मेमोराइज कर सकें और एग्ज़ाम के पहले इसको बहुत ही जल्दी से रिवीजन करने में मदद मिलता है। यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि महात्मा गांधी के कालखंड के बारे में, जिसमें उनके सभी अचीवमेंट, उनके जीवनी तथा उनके किए गए कार्य तथा इसके महत्व को यदि हमें विवेचना करना पड़े तो इसे हम टाइम टेबल, फ्लो चार्ट, माइंड मैप
और अलग अलग वे में इसको नोट्स में बनाना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़े चैप्टर को हम एक छोटे से 1 पेज या 2 पेज में संग्रहित कर लेते हैं और इजीली इसे मेमोराइज कर लेते हैं, और प्रैक्टिस में भी बहुत इजी और हेल्प मिलता है। देवानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने डेली लाइफ में से बहुत कीमती समय हमें प्रदान किया है। अगर फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स को कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो मैं आपका इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आप उनको वहाँ पर गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू रंजन एंड योर जीत से जीत तक, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, ताकि मैं आपके थ्रू जूनियर्स के लिए कोई गाइडेंस वीडियो बना सकूं और वो इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।